जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आखिरी लेक्चर है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 3 है, जिसके अंदर हम आखिरी कॉन्सेप्ट, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट सीखेंगे। इसके अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली दैट इज़ द एसेंशियल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ठीक है, एसेंशियल्स यानी वो चीज़ें जो कि आपकी इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, कंसिडर करना, ठीक है, ताकि आप प्रॉपरली ऑडिट जो है उसको कंडक्ट कर सकें। इसके अंदर बेसिकली 3 चीज़ें हैं, 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, 3 डेफिनेशंस हैं, 3 बेसिक टर्म्स हैं जिनसे आपको फेमिलियरिटी होना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड इंडिपेंडेंस। तो जी, आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल जजमेंट से। हमने पढ़ा था इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के अंदर कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम किस वजह से नहीं दे सकते। द रीज़न बीइंग कि हम लोग खुद श्योर नहीं होते अपने काम से रिलेटेड। जब तक हम खुद श्योर नहीं हो सकते, ठीक है, तब तक हम अगले बंदे को भी बीइंग अ थर्ड पर्सन श्योरिटी नहीं दे सकते किसी थर्ड पर्सन के काम के बारे में। तो जी, फिर हमने पढ़ा था उसके अंदर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के अंदर हमने एक लिमिटेशन पढ़ी थी कि जब तक ऑडिटर्स जो हैं, ठीक है, उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल जाती जो कि स्टैंडर्ड से बाहर हो, यानी कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ के बारे में गाइडेंस जो कि स्टैंडर्ड में ना लिखी हो, उसका ऑपरेशंस वगैरह, उसके प्रोसीजर स्टैंडर्ड में मेंशन ना हो, आपको स्टैंडर्ड जो हैं वो रिक्वायर्ड आपका आंसर ना दे सकें, तो फिर एक ऑडिटर जो होता है ही गोज़ टू प्रोफेशनल जजमेंट, यानी वो अपनी उस पर प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करता है बेसिकली कि प्रीवियस नॉलेज एक्सपीरियंस को माइंड में रखते हुए डिफरेंट ऑडिटर्स जो पास्ट ऑडिटर्स हैं उस कंपनी के या कोई भी थर्ड ऑडिटर, ठीक है, उसका क्या रिएक्शन था, उसका क्या एटीट्यूड था अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली व्हेन एन ऑडिटर exercises his professional judgment on in the audit process। तो जी, बेसिकली प्रोफेशनल जजमेंट का क्या मतलब है कि हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है फिर हम उसके अकॉर्डिंग आंसर करते हैं टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो बेसिकली दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, हम एप्लीकेशन करते हैं अपनी नॉलेज की, और नॉलेज भी कौन सी होनी चाहिए, दैट इज़ बेसिकली ऑडिट के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑडिट के अंदर 2 चीज़ें जो हैं उनकी नॉलेज हमारे लिए ज़रूरी है। द फर्स्ट इज़ ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली, ठीक है, जो ऑडिट रिलेटेड नॉलेज है हमारी, जो कि हमारे ऑडिट स्टैंडर्ड्स भी देते हैं, और एथिक्स जो हैं ऑडिटर्स पर अप्लाई जो होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स जो होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होना ज़रूरी है, उनकी नॉलेज भी होना ज़रूरी है। एंड द सेकेंड इज़ अकाउंटिंग रिलेटेड नॉलेज। ये तो जाहिर सी बात है बिल्कुल कि आप बीइंग एन ऑडिटर, फर्स्ट यू हैव टू बी एन अकाउंटेंट इन ऑर्डर टू जज या इन ऑर्डर टू एग्जामिन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनी होती हैं, IFRS IAS के अकॉर्डिंग बनी होती हैं। जब तक एक ऑडिटर उसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होगी, वो ऑडिट जो है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं कर सकेगा। तो इन ऑर्डर टू एग्जामिन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल एज अकाउंटिंग एथिक्स, जो कि बेसिकली सेम ही होते हैं ऑडिटर्स के लिए एंड अकाउंटेंट्स यानी कि प्रैक्टिशनर्स के लिए। ये दोनों सेम ही होते हैं, बट स्टिल यू नीड टू हैव दैट नॉलेज। तो बेसिकली प्रोफेशनल जजमेंट फिर क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, कौन सी नॉलेज, अकाउंटिंग और ऑडिट की। अगला जी, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब पास्ट एक्सपीरियंस से वो नॉलेज या वो आपके पास नॉलेज आ सकती है ऑडिट अकाउंटिंग की। ठीक है, आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस, आपका कोई पुराना केस हुआ हो, आपका कोई पुराना क्लाइंट हुआ हो जिस पर सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हो जो कि आपके इस क्लाइंट पे कर रही है, जिसकी वजह से आपको प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो अप्लाई करनी पड़ रही है। ठीक है, कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा प्रोसीजर जो आपने पास्ट किसी क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे परफॉर्म किया था, ठीक है, वो अब आपको इधर परफॉर्म करना पड़ रहा है
वो किस तरह से आप जज कर सकते हैं कि आपने वही वाला प्रोसीजर, ये बिल्कुल सिनारियो या सिचुएशन मैच कर रही है जिसकी वजह से यू आर परफॉर्मिंग दैट वेरी प्रोसीजर्स इन दिस वन, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पर कि आपकी प्रोफेशनल जजमेंट किस तरह से आपको क्या गाइडेंस देती है। in the absence of any standard judgment, ठीक है, या standard procedure, you need to have a professional judgment in order to make that decision, ठीक है। तो basically past experience से वो knowledge या वो application आपके पास आ सकती है, या फिर वो आपके पास ट्रेनिंग से आ सकती है। अगर वो पास नॉलेज से नहीं है तो आप लोग जो ऑडिट से पहले जो आपकी ट्रेनिंग होती है 3.5 ईयर्स की, उसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो एक ट्रेनी को सिखाया जाता है, ठीक है। उस पर उनके हैंड्स ऑन किए जाते हैं ताकि आपको पता लगे कि जो अकाउंटिंग नॉलेज आप लोगों ने बुक्स के अंदर पढ़ी है, ठीक है, हाउ दैट एक्चुअली अप्लाइज टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो ये चीज़ भी होना ज़रूरी है। तो हमने पढ़ा जी कि प्रोफेशनल जजमेंट इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द ऑडिटर, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। या तो वो आपके ही पास्ट एक्सपीरियंस से हो सकती है या फिर वो आपकी ट्रेनिंग से हो सकती है। आपने डिफरेंट क्लाइंट्स पर, ठीक है, सिमिलर सिचुएशन देखी, ठीक है, और फिर अब आपने कहा जी ये भी सिचुएशन थोड़ी बहुत सिमिलर लग रही है, ठीक है, तो अब क्योंकि स्टैंडर्ड्स के अंदर तो इसकी कोई गाइडेंस, स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है, ठीक है, इस वजह से फिर मेरे पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर, मेरी नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिट की बेस पर मैं वही वाले प्रोसीजर्स जो हैं वो इधर भी अप्लाई करूँगा, वही वाला कोर्स ऑफ एक्शन इधर अप्लाई करूँगा जो मैंने पिछले किसी क्लाइंट पर किया था, ठीक है जी। तो ये हो गया प्रोफेशनल जजमेंट के 2 पॉइंट्स। उसके बाद हमारे पास आता है ये करने का मकसद क्या है, टू रीच अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। आपने करना क्या है एट द एंड, आपने एक सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन अचीव करना है जिस ताकि आप फर्दर ऑडिट जो है उसको कंडक्ट कर सके। एक जगह पे रुक गए, ठीक है, तो ऑडिट भी रुक गया ना, ठीक है। आपने उसको फ्लो में चलते रहने देना है। जहाँ पर आपने देखना है कि आपकी गाइडेंस, स्पेसिफिक गाइडेंस जो है वो रेलेवेंट टू दैट सिचुएशन नहीं मेंशन स्टैंडर्ड्स के अंदर, तो फिर आपको मजबूरन जो है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट ही अप्लाई करके जो ऑडिट प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि फर्दर टाइम वेस्ट ना हो सके, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई एक चीज़, हाँ ये बात लाजमी ये जहन में रखें कि अगर तो एक आपके पास जो सिचुएशन आई है उससे रिलेटेड कोर्स ऑफ एक्शन, उससे सिमिलर कोर्स ऑफ एक्शन आपके स्टैंडर्ड्स की गाइडेंस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो फिर आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट जो है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हुए स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको फॉलो करेंगे। क्योंकि बेसिकली स्टैंडर्ड्स ऑडिटर्स जो हैं वो ज़्यादातर, यानी मोस्टली अगर मैं कहूँ तो वो स्टैंडर्ड की ही गाइडेंस को फॉलो करते हुए है ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, अपने प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करते हैं, अपने डिफरेंट जो उनके कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं रेलेवेंट टू द सिचुएशन, ठीक है, वो उसी हिसाब से अपने डिज़ाइन करते हैं। एक ऑडिटर और एक अकाउंटेंट स्टैंडर्ड्स से दूर दूर कहीं नहीं जा सकते, उन्हें अपने स्टैंडर्ड्स के इर्द गिर्द ही घूमना पड़ता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक, एक बेसिक गाइडलाइन होती है जो कि आपको फॉलो करनी ज़रूरी है इन ऑर्डर टू परफॉर्म इन अकाउंटिंग और इन ऑर्डर टू डू द ऑडिट, ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ लिया कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, किस तरह से, पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू हो सकती है, ट्रेनिंग के थ्रू हो सकती है। मकसद क्या है जी, टू रीच अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। वही बात कि एंड मकसद आपका क्या होना चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके, ओवरकम करके आगे चल सके ताकि आपका ऑडिट जो है वो कंटिन्यू हो सके, उसकी फ्लो बरकरार रह सके। तो जी ये बेसिकली था प्रोफेशनल जजमेंट विच इज़ द फर्स्ट एसेंशियल फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। प्रॉपर ऑडिट तभी कंडक्ट हो सकेगा जब, जहाँ पर हम रुकने के बजाय, वेस्ट करने के बजाय टाइम, हम अपनी प्रोफेशनल जजमेंट इतनी हमारी, हम उसको डेवलप कर चुके हों कि हमें पता हो कि इस जगह पर वही चीज़ अप्लाई होनी है जो कि हमारे पास नॉलेज एक्सपीरियंस की बेस पर हमने फलां क्लाइंट पर अप्लाई की थी। नेक्स्ट टर्म इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब है? हमने पढ़ा है कि एक ऑडिटर जो होता है बेसिकली वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपने ऑडिट के अंदर, ताकि वो एक सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, एक सूटेबल ओपिनियन जो है वो डिज़ाइन कर सके
उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, ताकि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो ओपिनियन जो है उसको कंक्लूड करके यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हैंड ओवर कर सके। तो बेसिकली प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फिर क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें मैनेजमेंट से कोई चीज़ पूछनी पड़ जाती है, कोई इंक्वायरी करनी पड़ जाती है, किसी चीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह दें कि वही वाली एग्जांपल हम अपनी लें कि मैनेजमेंट के एसेट्स के अंदर 10 गाड़ियां आ रही थी, ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन है वो उन्होंने 11 गाड़ियों की चार्ज की हुई थी। अब ऑब्वियसली 10 गाड़ियां हैं तो हम 10 गाड़ियों के हिसाब से उनसे उनका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और यूजफुल लाइफ का पूछकर हम इजीली डेप्रिसिएशन पर ईयर की कैलकुलेट कर सकते हैं फिगर को, ठीक है। लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया और हमें पता लगा ये तो 11 गाड़ियों, एक मतलब कि 10 गाड़ियों से तो ज़्यादा की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई है। अब मैनेजमेंट का मकसद क्या होगा? ऑब्वियसली एक्सपेंसेस को उन्होंने ज़्यादा शो करना है ताकि उनका प्रॉफिट कम हो सके, ठीक है। अब बेसिकली मकसद क्या था उनका कि वो हमें या वो किसी भी थर्ड पर्सन को मिसगाइड कर सकें, बेसिकली यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसगाइड कर सकें। तभी यूज़र ने हमें अपॉइंट किया था कि आप हमें इस पर एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन दें इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हुई पर, ताकि हम लोग ये इजीली उस पर ट्रस्ट कर सके, कॉन्फिडेंस हमारा हो सके उस पर, ठीक है। तो अब हम बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन, हम भी आंखें बंद कर कर उनकी बातों पर यकीन नहीं कर लेंगे। अगर उन्होंने कहा जी कि ये वाली गाड़ी जो है ना ये वाली डेप्रिसिएशन उसी गाड़ी की है, बस ये हमने क्या किया जी और कोई गाड़ी जो है वो आ गई थी, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग हमारी एक गाड़ी ख़राब हो गई थी तो वो जो दूसरी गाड़ी आई थी ना ये हमने आधी डेप्रिसिएशन उसकी चार्ज की हुई है। अब हम आंखें बंद करके ये नहीं कह देंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी हम आगे चलते हैं, ये वाला मसला तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने क्रिटिकली एनालाइज करना है क्वेश्चनिंग माइंड के साथ कि भाई आप कह रहे हो कि फलां गाड़ी आई थी, ये आपने उसकी डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज की है, आप मुझे वो फलां गाड़ी का जो है वो पेपर्स दिखाएं कि आपने कहाँ पे, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर आपने वो हायर की थी, ठीक है, और किसके सिग्नेचर्स हुए हैं, ऑथेंटिकेशन किसकी हुई हुई है, ऑथराइज किसने की थी ये ट्रांजैक्शन, किसने कहा था कि एक गाड़ी जो है वो अगर आपकी ख़राब हो गई थी तो दूसरी गाड़ी जो आपने मंगवाई थी ये किसने ऑथराइज की थी, ताकि हम उस बंदे से भी जो है वो कंफर्म कर सकें। जैसे कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप देखें तो जैसे पुलिस होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पुलिस जो होती है वो जब एक सस्पेक्ट को पकड़ लेती है किसी तरह से, ठीक है, तो फिर वो उसकी जब तक वो पूरी पूछताछ नहीं करती, छानबीन नहीं कर लेती, ठीक है, वो उसको उससे अपनी नज़रें नहीं हटाती। इसी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली दिस इज़ द सेम कॉन्सेप्ट एज दैट कि हम बीइंग एन ऑडिटर हमने भी आंखें बंद करके यकीन नहीं कर लेना कि भाई ये मुजरिम है, ठीक है, मतलब इसने ये काम किया, ठीक है, इसने ये किया होगा, इसकी मर्जी होगी, ये होगा, नहीं। हमने उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, जो भी एविडेंस हमें मिला होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, ठीक है, ड्यूरिंग आवर प्रोसीजर प्रोसेस, ठीक है, हमने उस एविडेंस को क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकल हमने अपना माइंड जो है सेट रखना है, हमने बहुत ज़्यादा कर्टिस माइंड नहीं रखना बीइंग एन ऑडिटर, ठीक है, कि भाई हर चीज़ में जो है वो आप बहुत ज़्यादा वो कह रहे हो कि नहीं यार कोई नहीं, वो भी तो इंसान है, उनसे गलती हो गई, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बीइंग एन ऑडिटर यू नीड टू हैव दैट माइंड, that mindset that is required to do that audit, ठीक है। आपको एक क्रिटिकल माइंड रखना है, ठीक है, क्वेश्चनिंग माइंड बेसिकली रखना है कि आप फर्दर क्वेश्चंस कर सकें। अच्छा ये नहीं किया तो ये चीज़ ला के दिखाएं, अच्छा ये भी नहीं है, अच्छा चलो ये करें, नहीं किया चलें ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दें, ताकि एट द एंड हमारे पास कोई ना कोई सबूत हो, कोई ना कोई एविडेंस हो जिसकी बेस पर हम अपना ओपिनियन जो है वो जस्टिफाई कर सकें यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, या फिर इन द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट को ही। अगर वो मैनेजमेंट हम पे उल्टा आके कह देते हैं कि जी ऑडिटर्स ने तो ये किया था, तो हमारे पास एक सबूत होना चाहिए कि भाई आपने कहा था ये बात, फलां बातें की थी, ये देखें आपने हमें लिख के दी अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है जी। तो बेसिकली प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज़ वेरी एसेंशियल, ठीक है, कि आप बीइंग एन ऑडिटर आपके माइंड में ये चीज़ हो कि आप बिल्कुल भी कर्टिस एटीट्यूड ना शो कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही ज़्यादा आप रूड हो जाए उनके साथ, लेकिन आपने एक सॉफ्ट साइड रखनी है, बट यू ऑल्सो हैव टू बी एन ऑडिटर एट द सेम टाइम, ठीक है। तो आपको जो है वो इन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज दीज आर द बेसिकली द एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ऑडिट तो कंडक्ट हो ही जाएगा, लेकिन उसकी प्रॉपर मैनर में कंडक्ट होना, फॉर दैट यू नीड टू हैव दीज स्किल्स,
ठीक है जी। तो बेसिकली प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को हम कह सकते हैं दैट इज बेसिकली एन एटीट्यूड इन्वॉल्विंग क्वेश्चनिंग माइंड, कि आपका क्वेश्चनिंग माइंड हो, क्रिटिकली आपने एनालाइज करना है चीज़ों को, बीइंग लाइक जस्ट लाइक द पुलिस। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, कोई भी आपको जो एविडेंस मैनेजमेंट की तरफ से मिला हो, ठीक है, उसको आंख बंद करके नहीं यकीन कर लेना कि भाई ये डेप्रिसिएशन उन्होंने इस पे ही चार्ज की होगी, यूजफुल लाइफ उन्होंने ये कहा है तो ये रखी होगी। नहीं, आपने खुद कैलकुलेट करके देखना है, आपने खुद उसके ऊपर फर्दर प्रोसीजर्स परफॉर्म करके फिर अगर वो चीज़ सेटिस्फाई हो रही हो, जस्टिफाई हो रही हो उनकी बात, तो ठीक है, नहीं हो रही तो फिर आपने उनसे पूछना है। जान उनकी तब तक नहीं छोड़नी जब तक कि आपको अपने पूरे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने का मौका ना मिल जाए, ठीक है। आपने अपने प्रोसीजर्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना उनकी जस्टिफिकेशन पर, आपने अपने प्रोसीजर्स को, अपनी एवैल्यूएशन को प्रायर इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है, उनकी जस्टिफिकेशन पे। आगे जी, बीइंग अलर्ट टू सिचुएशंस दैट मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने बिल्कुल भी अंधाधुंध जो है वो आगे काम नहीं करने लग जाना, कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ पर जो है वो एक स्पेसिफिक आपका ओपिनियन डेवलप हो गया, तो आगे भी आप जो है वो यही माइंडसेट लेके करें कि यार यही मैनेजमेंट थी ना, इसने ये काम भी तो कहा था, ये ठीक किया ना इसने, आगे वाला जो अगर कोई गलती हुई है ना ये भी इसने ठीक ही किया होगा, हम ही गलत होंगे। नहीं, आगे भी आपने रेडी रहना है, अपने माइंड को रेडी रखना है, ठीक है, माइंड को अलर्ट रखना है ऐसे सिचुएशंस में जो कि पॉसिबल मिस स्टेटमेंट्स का चांस भी अगर हो, ठीक है। मिस स्टेटमेंट्स आई वो तो एक अलग बात है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है, आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक जो फिगर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की उसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट जो है वो अराइज होने का चांस भी है, ठीक है, तो स्टिल आपने जो है अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को प्रायर इंपॉर्टेंस देनी है ओवर देयर जस्टिफिकेशन। वो अलग बात है कि उनकी जस्टिफिकेशन ठीक साबित होती है या गलत साबित होती है, आपने अपने प्रोसीजर्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने अपनी एवैल्यूएशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने अपना पूरा ड्यू टाइम, अपना ड्यू जितने प्रोसीजर्स हैं आपके वो सारे के सारे परफॉर्म करने हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड गाइडेंस, जैसे आपके स्टैंडर्ड्स ने कहा हुआ है वैसे करना है। फिर जाके जी बात की बात है कि अगर उनकी जस्टिफिकेशन ठीक साबित होती है तो ठीक है, नहीं साबित होती तो फिर आपने उस चीज़ को पकड़ लेना है और उस चीज़ को तब तक जो है वो आपने उसका जान नहीं छोड़नी उसकी, जब तक कि आपको उसका एक स्पेसिफिक आंसर किसी भी बंदे से, किसी भी स्टाफ ऑफ मेंबर से नहीं मिल जाता, ठीक है जी। तो दैट वाज बेसिकली द सेकंड एसेंशियल ऑफ ऑडिट, दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दैट इज नीडेड टू बी in an auditor in order to continue the flow of the audit process. ठीक है जी, that was the second one, and the third one and the last one is basically auditors independence. हमने स्टार्ट के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी जिसमें हमने मैटर्स पढ़े थे जो कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो हैं उनको हमें कम्युनिकेट करना, दैट इज़ एन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली, ठीक है। उन्हीं मैटर्स के अंदर हमने लास्ट मैटर पढ़ा था ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। हमें बीइंग एन ऑडिटर, ठीक है, बीइंग एन ऑडिट फर्म, हमें मैनेजमेंट की दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस यानी जो उनकी गवर्निंग बॉडी है उनको अपनी इंडिपेंडेंस शो करना ज़रूरी होती है कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं फ्रॉम योर मैनेजमेंट, फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम द associates of that company, from any one associated with that company or that client, ठीक है। हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, इसीलिए हमारा जो डिसीजन होगा दैट वुड बी फेयर, अनबाइस्ड एंड इंडिपेंडेंट। यही चीज़ है हमारे पास कि फॉर अ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट, ठीक है, आपके अंदर इंडिपेंडेंस होना दैट इज़ मस्ट, ठीक है। जब तक कि आप बीइंग एन ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे फ्रॉम द मैनेजमेंट बेसिकली, ठीक है, आप प्रॉपर ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपका जो क्लाइंट है वो कोई आपका कोई दोस्त वगैरह उधर है, आपका कोई या कोई फैमिली मेम्बर जो है वो आपका कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर आपका कोई वहाँ पर है, ठीक है। आपने अपने प्रोसेसेस को, अपने स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करना, ठीक है, उनको आपने इम्पोर्टेंस देनी है ओवर देम, ठीक है। तो बेसिकली
इसका समझाने का मकसद यही है कि एट द एंड आपने इंडिपेंडेंस अपनी शो करनी है, तभी आप जो है यूज़र्स के साथ, यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रस्ट को बरकरार रख सकेंगे, ठीक है, जो कि उन्होंने आप पर किया है मैनेजमेंट के बजाय, अपनी ही कंपनी के मैनेजमेंट के बजाय, ठीक है। तो वो एक वाहिद चीज़ यही है जिसकी वजह से उन्होंने आप पर ट्रस्ट किया है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप इंडिपेंडेंस शो करेंगे, आपका जो डिसीजन होगा, आपके जो प्रोसीजर्स होंगे, आपका जो भी कोर्स ऑफ एक्शन एटीट्यूड होगा, वो सारा का सारा अनबाइस्ड होगा, ठीक है, और वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस एक ऑडिटर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कंडक्ट एन ऑडिट एफिशिएंटली। तो जी यही है कि एक ऑडिटर जो है दैट ही शुड बी फ्री टू डू हिज वर्क इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलेशंस और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी का नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट है आपका, ठीक है, उधर आपके फॉर एग्जांपल वालिद साहब काम करते हैं, ठीक है, वालिद साहब वहाँ के CEO हैं। अब फॉर एग्जांपल आप जो है गए उधर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई कंपोनेंट को चेक करने या जो भी करने, ठीक है, अब वो जी आपको घूरियाँ डाल रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि देखता हूँ, फिर अगर यहाँ कर मेरी कोई गलती पकड़ी ना तो घर में तो तुम्हें पता लगेगा, फिर मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना। तो दैट इज़ बेसिकली मेरे बताने का मकसद ये कि अनड्यू इन्फ्लुएंस उनका नहीं होना चाहिए। आपके इन्फ्लुएंस किस पर? आपके प्रोसेसेस पर, आपकी एवेल्युएशन पर, ठीक है, आपकी ड्यूटी पर, आपकी ड्यूटी पर, एवेल्युएशन पर, प्रोसेसेस पर, स्टैंडर्ड गाइडेंस पर कोई उनका अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी का भी थर्ड पार्टी का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आपका डिसीजन बिल्कुल फेयर होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए। आगे क्या बात है जी, वेदर फाइनेंशियली कोई आपका कोई वहाँ पे कर्जदार जो है, आपका कोई मालिक मकान वहाँ ना बैठा हो, ठीक है, कोई ऐसा बंदा जिससे आपने लोन लिया हुआ है, ठीक है, जिससे आप किसी भी तरह से फाइनेंशियली जो है आप उसके सामने झुक जाते हैं, ठीक है, आपने अपनी इंडिपेंडेंस जो है वहाँ पर शो करनी ही करनी है, ठीक है। आगे फाइनेंशियली भी आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है, पर्सनली भी वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, एक फादर सन का जो रिलेशन होता है, अगर फादर जो हैं वो आपके क्लाइंट के कोई CEO हैं, ठीक है, मैनेजमेंट में हैं, ठीक है, और आप जो है बीइंग एन ऑडिटर, ठीक है, एक उनके बेटे हैं, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है आपका तो उन पर इन्फ्लुएंस बाद में होगा, पहले तो उनका आप पे इन्फ्लुएंस होगा ना, बीइंग अ फैमिली मेम्बर, बीइंग योर फादर, ठीक है। तो उस चीज़ को भी आप लोगों ने अवॉइड करना है being an auditor in order to conduct the audit professionally. आगे जी, सोशली के अंदर यानी एम्प्लॉयमेंट यानी वर्क रिलेटेड आपका जो है कोई ना कोई टाइज वहाँ पर नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपके जो प्रोसीजर्स हैं, आपके जो एटीट्यूड है वो चेंज हो सकता है अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त जो है वो मैनेजमेंट का, क्लाइंट की मैनेजमेंट के अंदर हो और वो आपको जी तरले मिन्नतें कर रहा हो कि ना जो है आप थोड़ा हाथ होला रखिएगा और ना ये फर्दर चीज़ें जो है वो चेक कीजिएगा, जैसे जैसे हम कहें बस वैसे ही कर लीजिएगा, ताकि अब यहाँ तक आप कर लेंगे, लेकिन बेसिकली अगर आप ऐसा कुछ करेंगे उनसे इन्वॉल्वमेंट होके, तो आप बेसिकली यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रस्ट को जो है वो तोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने आप पर ट्रस्ट किया है मैनेजमेंट के बजाय, ठीक है। रीज़न बीइंग आपकी इंडिपेंडेंस की वजह से, ठीक है। तो अगर तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है, तो आपको तो ऑडिट जो है, आप तो ऑडिट जो टीम है उसका पार्ट ही नहीं बन सकते। आगे जब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स के अंदर, जो हमारा एथिक्स का चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इन ऑर्डर टू बी इन द टीम ऑफ एन ऑडिट प्रोसेस, ठीक है, आपको जो है इंडिपेंडेंस आपकी होना बहुत ज़रूरी है। यही एक प्राइम चीज़ है जिसकी वजह से हम एक ऑडिटर को ट्रस्ट किया जाता है, और यही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ऑडिटर्स जो है वो निकाले जाते हैं टीम से, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पर अब वो आप फॉर एग्जांपल ऑडिट टीम के अंदर हैं, ठीक है, मिस्टर ए कोई भी बंदा है, ठीक है, आप ऑडिट टीम के अंदर हैं और जो क्लाइंट है उसके अंदर मिस्टर ए का कोई फादर बैठे हुए, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो है उसी जगह पे ऑडिट करने जाएं, ठीक है, और आपके फादर आप पे अनड्यू इन्फ्लुएंस ना करें, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर अवॉइड करने के लिए हम जो वाही चीज़ कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं, मिस्टर ए को ऑडिट टीम का पार्ट ही ना बनाए, ठीक है। अगर मिस्टर ए जो है वो ऑडिट टीम का पार्ट नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली उनका अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो अवॉइड हो सकता है। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जब हम एथिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे एथिक्स है, कौन से ऐसे रूल्स हैं
प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक ऑडिटर जो है उसको अपने आप पर अप्लाई करना ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द ऑडिट एफिशिएंटली एंड प्रोफेशनली एट द सेम टाइम। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर बेसिकली हमने 3 एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट जो हैं उनको पढ़ा है। ठीक है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक ऐसी चीज़ें हैं, ये एक ऐसी स्किल्स हैं जो कि अगर ऑडिटर में नहीं होंगी, अगर ऑडिटर में प्रोफेशनल जजमेंट नहीं होगी तो ऑडिट प्रॉपरली कंडक्ट नहीं होगा। अगर एक ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के थ्रू, क्रिटिकल माइंडसेट के थ्रू नहीं काम करेगा, नहीं एवैल्यूएशन अपनी करेगा, तो ऑडिट प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसी तरह से फर्दर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जी ऑडिटर की इंडिपेंडेंस। ठीक है, दैट इज़ द मेन क्रक्स ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, कि इंडिपेंडेंस होना एक ऑडिटर के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिपेंडेंस ना हुई तो ऑडिट आगे कंटिन्यू ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो कि होना बहुत ज़रूरी है इन एन ऑडिटर। ठीक है, और अगर इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया तो ऑडिट तो हो जाएगा, लेकिन जो फिर वो प्रॉपर कंडक्ट है ना, ठीक है, वो मिस हो जाएगा। और प्रॉपर ऑडिट अगर नहीं परफॉर्म होगा, एफिशिएंटली प्रोफेशनली नहीं परफॉर्म किया जाएगा, तो फिर जो चांसेस होते हैं कि आपकी गलती तो बाद में पकड़ी ही जानी है। ऐसा तो नहीं है कि सारी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आपकी तो गलती बाद में पकड़ी ही जानी है, लेकिन होगा क्या इससे, आपकी जो ऑडिट फर्म है उसकी रेप्यूटेशन पे जो है वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उनकी जो रेप्यूटेशन है, उनका जो काम है, ठीक है, वो क्वेश्चन किया जाएगा। और एक बैड रिप्यूट अगर आपकी फर्म की जो है वो ओवरऑल द मार्केट अगर फैल गई, तो फिर आपके लिए दोबारा उसी पोजीशन पे आना, ठीक है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है बेसिकली उसका जो सबसे बड़ा एक आप कह लें कि उसकी रेपुटेशन होती है, वो उसका प्रोफेशन होता है। और अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ ही लॉयल नहीं रहेंगे तो देन यू डोंट डिजर्व टू बी इन दिस प्रोफेशन। ठीक है जी, क्योंकि देखें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सिग्नेचर होता है, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था पहले लेक्चर्स के अंदर कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सिग्नेचर होता है बीइंग एन ऑडिटर, ठीक है, नॉट बीइंग एन अकाउंटेंट बट बीइंग एन ऑडिटर, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, उससे जिंदगियां ख़त्म भी हो सकती हैं और ज़िंदगियां बच भी सकती है। ठीक है, अगर तो एक बंदे ने बीइंग एन ऑडिटर सही तरीके से उस सिग्नेचर की वर्थ को समझा होगा, ठीक है, तो वो कभी भी जो है ये जो 3 एसेंशियल्स हैं, इसके अलावा जितने प्रोफेशनल एथिक्स हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बीइंग एन ऑडिटर आपको अपने आप पे अप्लाई करना ज़रूरी होता है, वो उनको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और वो उनको बिल्कुल जस्टिफाई करेगा, ताकि उसकी जो फर्म की रिप्यूट है उस पर भी कोई दाग धब्बा ना आए, और उसकी अपनी जो प्रोफेशनल एक रेपुटेशन है, अपने प्रोफेशन जो है उसकी रेपुटेशन पर भी जो है वो कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे। तो जी ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने बेसिकली 3 एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट को डिस्कस किया। मैं फिर कहूँगा कि पिछले लेक्चर्स जो हैं उनको साथ साथ रिव्यू करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्विक रिवीजन करते रहिएगा। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से एक जो लास्ट लेक्चर था वो 1 घंटे का लेक्चर हो गया था। ठीक है, तो उसके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करनी थी, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स कवर करने थे, जो कि अगर मैं ब्रेक कर देता, मेरा ये भी एक तरीका था कि मैं उसको ब्रेक कर देता और 4 पार्ट्स बन जाते बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, लेकिन फिर वो फ्लो नहीं बननी थी, क्योंकि दैट वाज बेसिकली द पार्ट वेयर देयर वर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। ठीक है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन था जो कि मैंने एक साथ कवर करना ज़्यादा मुनासिब समझा। ठीक है, ताकि मुझे आप लोगों को भी आइडिया हो सके कि बेसिकली 3 जो है वो ऑडिट प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्विंग पार्टीज़ होती हैं और उनकी ये और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं आगे भी ले जाता ना, एक लेक्चर भी आगे ले जाता, तो वो फॉर एग्जांपल 2 दिन आगे वो लेक्चर अगर वो अपलोड होता, तो फिर वो जो कनेक्शन था ना वो ब्रेक हो जाना था। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स के बीच में जितना कनेक्शन और क्लैरिटी इंपॉर्टेंट होती है ना, उतनी कोई चीज़ नहीं होती। आपकी जो प्राइम इंपॉर्टेंस मैं हर बार कहता हूँ वो अपने कॉन्सेप्ट्स को आप लाजमी दे। ठीक है, प्रैक्टिस इज़ अ सेकेंडरी थिंग। ठीक है, पहले आपके कॉन्सेप्ट्स एक दफ़ा बिल्ड हो जाए, तो फिर दुनिया का कोई सवाल अगर आपका ऑडिट से रिलेटेड आ जाएगा रेलेवेंट टू योर सिलेबस, ठीक है, तो आपको करने में
कोई मसला नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता आप 100% उसको सॉल्व कर लेंगे, बट 70 to 80% यू विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ठीक है जी। अगर तो वीडियो जो है वो आपको पसंद आई है, लेक्चर्स जो हैं वो आपको कोई वैल्यू एडिशन आपकी नॉलेज के अंदर कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोशिश करें कि जो चीज़ आपको कोई आपकी वैल्यू एडिशन करती है तो वो आप बाकियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी उनसे मुफीद हो सके। ऑब्वियसली अगली अटेम्प्ट आ रही है सितंबर के अंदर। मेरे जो लेक्चर्स थे वो इस तरह से ही डिज़ाइंड है कि होपफुली सितंबर अटेम्प्ट से पहले ही जो हैं ये सारे लेक्चर्स कवर हो जाएं, ताकि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टॉप ना हो सके। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।